हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। ये डॉक्ट्रिन क्या होती है, या अगर आपसे कोई झूठा प्रॉमिस करता है तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, कब आप इस डॉक्ट्रिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, ये जो प्रोविजन है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का, ये सेक्शन 115 में दिया हुआ एविडेंस एक्ट में। एविडेंस एक्ट, लेकिन हमारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है उसमें दिया हुआ है सेक्शन 121 में। इसमें दिया हुआ आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसमें सेक्शन 121 में है, एविडेंस में 115 में है, सेम प्रोविजन है। देखिए, 3 सेक्शन है, 115, 116, 117। इसमें 121, 122, 123, 121, 22, 23। लेकिन आज हम बात करने वाले केवल एक सेक्शन की, सेक्शन 121, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तब भी आपके लिए वीडियो जरूरी है, नहीं है तब भी जरूरी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप वकालत फील्ड में नहीं है या लीगल फील्ड में नहीं है तो मेरा आपसे वादा है कि आपको एक अच्छी खासी लीगल नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि डायरेक्टली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो देखिए, सेक्शन 121 क्या बात करता है। देखिए, मैं बेयर एक्ट ले लेता हूं। यूनिवर्सल की बेयर एक्ट है, अगर आपके पास हो तब भी ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। देखिए, इसका जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। स्टॉपेल, स्टॉपेल का मतलब एक वर्ड समझ में आ रहा होगा, स्टॉप। स्टॉप का क्या मतलब, रोको, रोकना किसी को, स्टॉप करना। किस चीज से स्टॉप करना, अभी हम उसके में बात करते हैं सेक्शन में। सेक्शन 115, सेक्शन 121 खोल लीजिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। When one person has by his declaration, पहला वर्ड क्या आ गया, डिक्लेरेशन। देखिए, आजकल सोसाइटी में क्या होता है, कभी कभी लोग आपसे झूठा वादा करते हैं, बाद में पलट जाते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लीगल इश्यूज होते हैं, बाद में आपको कोर्ट केसेस करना पड़ता है। पहला वर्ड क्या है, डिक्लेरेशन, अंडरलाइन कर लीजिए, एक्ट और ओमिशन। दूसरा वर्ड एक्ट, तीसरा वर्ड ओमिशन। ये 3 वर्ड हैं आपके इसमें। कोई ऐसा व्यक्ति, वेयर वन पर्सन हैज बाय हिज डिक्लेरेशन एक्ट और ओमिशन इंटेंशनली, उसका इंटेंशन होना चाहिए क्या, डिक्लेरेशन करने का, एक्ट करने का, ओमिशन करने का। अभी आगे बात करेंगे। कॉज्ड और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग, या किसी और पर्सन को जो है परमिट करता है, किस लिए, बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू। कोई चीज क्या है, दूसरे पर्सन, ये तो एक पर्सन हो गया, फर्स्ट पर्सन आपका हो गया, ये रहा दूसरा पर्सन। दूसरा पर्सन उस पर क्या करता है, उस पर बिलीव करता है क्या, कि वो चीज क्या है, ट्रू है। उस पर वो क्या करता है, कुछ एक्ट करता है। ठीक है, बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू एंड एक्ट अपॉन सच बिलीफ, उस बिलीफ पे वो क्या करता है, एक्ट करता है। बिलीव, नीदर ही nor his representative shall be allowed in any suit or proceeding between himself and such person or his representative to deny the truth of the thing। देखिए, ये जो होता है, ये पर्सन अगर कुछ वादा किया तो बाद में ये जा करके अपने पोजीशन को अल्टर नहीं कर सकता है, चेंज नहीं कर सकता है। अभी एक एक एग्जांपल की हम बात करते हैं। पहला लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहला डिक्लेरेशन ले लेते हैं। डिक्लेरेशन, देखिए, सपोज दैट ये रहा व्यक्ति ए, ये ए है, ये बी है। ए ने बी से क्या कहा, एक प्रॉमिस किया। क्या प्रॉमिस किया,
कि बी ए से कहा कि एक दोनों मान लीजिए मित्र हैं या मित्र हैं, मान लीजिए मित्र हैं। बी ने ऐसे कहा कि मित्र हमें पैसे की बहुत आवश्यकता है, मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, बहुत आवश्यकता है। इसने कहा क्यों चाहिए? उसने कहा कि मुझे घर बनवाना है, मुझे क्या करना है, घर बनाना है, या कोई भी काम ले लीजिए, कुछ भी करना है। ए ने क्या कहा, ठीक है मित्र, हम कितने तारीख को आपको दे देंगे, 10 तारीख को दे देंगे पेमेंट, 5 लाख रुपए आपको हम दे देंगे। बी क्या किया, उसके इस वादे पे प्रोमिसरी स्टॉपेल इसको कहते हैं, उसने प्रॉमिस किया ठीक है हम आपको 10 तारीख को पेमेंट कर देंगे, कितना, 5 लाख रुपए बी को। अब बी क्या किया, उस प्रॉमिस के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। उसने क्या माना, उसने बिलीव किया क्या कि ये सच में देगा, उसके बाद इसने एक्ट करना शुरू कर दिया। सपोज दैट उसने मान लीजिए कि बिल्डिंग मटेरियल गिराना शुरू कर दिया, सीमेंट, मोरंग, गिट्टी, जो भी सारे जो भी उसके लेवल में था, उसके पास कुछ पैसे थे, उस सब कुछ जो है काम करना शुरू कर दिया। ठेकेदार को भी पैसा दे दिया मकान को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। अब जब 10 तारीख आई तो ये जो है ये क्या किया, पलट गया। अब यहाँ पे प्रोमिसरी जो स्टॉपेल का डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल का प्रिंसिपल इसको रोकेगा, अगर आपने वादा किया है तो आप इसको पेमेंट करिए, लेकिन उसके लिए बी के पास क्या होने चाहिए, एविडेंसेस होने चाहिए, तभी वो कोर्ट जा सकता है। एविडेंसेस मीन्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो सकता है, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, मोबाइल पे व्हाट्सएप के जरिए मान लो आपकी बात हुई, या फोन पे आपके पास रिकॉर्डिंग हो, या आपके पास आई विटनेसेस हो जहाँ पे उसने वादा किया वहाँ पे कुछ और लोग थे, तो इन सारी चीजों को आप कोर्ट में प्रूव कर सकते हैं। हाँ, पैसे तो आपको रिटर्न करने पड़ेंगे, मान लो उसने दिया तो लेगा भी, तो फ्री में थोड़ी कोई किसी को देगा। तो ये डिक्लेरेशन हो गया। एक्ट कह सकते हैं, एक्ट या कंडक्ट, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लो आप कोई प्रॉपर्टी जो आपकी नहीं है, देखिए इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई प्रॉपर्टी आपकी नहीं है, कोई व्यक्ति आया और वो प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहा है, तो आप डायरेक्टली उससे नहीं कह रहे हैं कि यह प्रॉपर्टी मेरी है, आप ऐसा कुछ कंडक्ट कर रहे हैं या कुछ ऐसा एक्ट कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी हमारे दादाजी ने बनवाई थी या मेरे पिताजी ने बनवाई थी, ये चीजें हमने की है, लेकिन असल में मालिक आप नहीं है, ऐसा सारा कंडक्ट कर रहे हैं जिससे अगला पर्सन क्या कर रहा है, बिलीव कर रहा है, उसके बाद कुछ एक्ट कर रहा है या आपको कुछ एडवांस दे देता है, ये एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब वो जो आप बातें बोल रहे हैं, जो आप पूछ रहे हैं उससे प्रॉपर्टी किसकी, डायरेक्टली जवाब नहीं दे रहा, कुछ एक्ट कर रहा है, कुछ चीजें बता रहा है उस मकान के बारे में, तो आप उस पर बिलीव करके उसको कुछ एडवांस दे देते हैं, तो बाद में जाके वो पलट नहीं सकता। मान लो प्रॉपर्टी उसके पिताजी के नाम पे थी, उसने एडवांस ले लिया, अब बाद में जाके उसने रजिस्ट्री भी कर दिया बाकी पैसा लेकर के, बाद में फिर अब वो पलट नहीं सकता इस बेसिस पे कि बाद में फ्यूचर में प्रॉपर्टी उसके पास आ गई पिताजी से, मान लीजिए सक्सेशन में, अब वो बाद में नहीं कह सकता कि जिस समय मैंने रजिस्ट्री की थी उस समय उसका टाइटल जो है मेरे पास नहीं था। अब क्या होगा, वो जो टाइटल इस बेसिस पे जो है इनवैलिड या मतलब गलत नहीं होगा, तो वहां पे स्टॉपेल इसको क्या करेगा, रोक देगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि उस समय प्रॉपर्टी मेरे पास नहीं थी, आपको प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं ओमिशन की। देखिए ओमिशन में क्या होता है कि जो आपको करना चाहिए आपने नहीं किया। सपोज दैट मान लीजिए आप ही की प्रॉपर्टी है, एक आदमी किसी और व्यक्ति को लेके आया मकान दिखाने के लिए, आपका मकान है या प्रॉपर्टी है, ये मान लीजिए कोई ए बी और सी, एक व्यक्ति और है सी, प्रॉपर्टी किसकी है, बी की है नहीं, मान लीजिए उसकी फादर की प्रॉपर्टी है, तो सी प्रॉपर्टी को परचेज करना चाहता है, तो ए सी को लेके बी के घर गया कि चलो हमारे मित्र हैं बी या जो भी हैं, उसको कहीं से पता चला कि बी की प्रॉपर्टी बिक रही, तो लेके गया, तो इनसे ये पूछा, जहां पे इनकी ड्यूटी थी कुछ करने की, इन्होंने नहीं किया, इसने पूछा ये प्रॉपर्टी आपकी है, इन्होंने सी के सामने बोला जहां पे बी भी था कि ये प्रॉपर्टी बी की है, आप विश्वास करके खरीद सकते हैं, इसमें कोई 2 नंबर का काम नहीं है। सी ने बिलीव किया,
यहाँ पे देखिए बी की ड्यूटी थी कि बोलना, जब ए सी से कह रहा था कि ये बी की प्रॉपर्टी है, इट वॉज ए ड्यूटी ऑफ बी टू स्पीक समथिंग अबाउट द प्रॉपर्टी, बट उसने क्या किया, वहां पे चुप रहा। क्या किया उसने, ओमिशन किया। बाद में बिलीव करके कुछ कर देता तो बाद में फिर जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो बाद में वो फिर पलट नहीं सकता कि मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने कुछ किया ही नहीं था। वहां पे उसकी ड्यूटी थी बोलना, लेकिन नहीं उसने बोला। तो ये हो गया तीनों का एग्जाम्पल। और एग्जाम्पल हम आपको समझा देते हैं। इसी से ले लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे मान लीजिए आप कोई जॉब करते हैं, आजकल तो जॉब मैक्सिमम लोग करते हैं। ये एक कंपनी है, ठीक है, ये एक कंपनी है, मान लीजिए बहुत अच्छी कंपनी है, ये एक कंपनी है और बी इसमें जॉब करता है, ठीक है। कंपनी बी से ये कहती है कि आप एक कोई भी, जैसे मान लीजिए वर्क है कंपनी का, एक टॉपिक है या जो भी जिस टाइप भी कंपनी है, आप एक स्पेसिफिक पार्ट पूरा करिए। कोई टास्क देती है कि आप एक काम करिए, जो भी इसकी सैलरी, मान लो इसकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपए। आजकल ये भी सैलरी लोगों को, मान लीजिए ये भी इस कंपनी में जॉब करता है, इसकी सैलरी कितनी है, 50,000 रुपए। अब कंपनी का कोई काम है, जो कंपनी जो बी से कहती है कि अगर तुम ये काम पूरा कर देते हो, जैसे ही कंपनी इसने कहा कि कोई एक टास्क है या कोई फाइल बनानी है या कोई एक्स्ट्रा वर्क है, कहीं आपको जाना है, मीटिंग अटेंड करना है, अगर कोई कंपनी का ये जो टास्क उसने दिया आप इसको पूरा कर दीजिए, हम आपका प्रमोशन कर देंगे, हम आपकी सैलरी 50,000 से बढ़ा के 70,000 कर देंगे या 1 लाख कर देंगे। कितना कर देंगे, आपकी सैलरी हम 1 लाख कर देंगे। बाद में बी ने वो टास्क कंप्लीट कर दिया, अब क्या हुआ, कंपनी जो है पलट गई। अब यहाँ पे स्टॉपेज इसको रोक देगा कि अब आप अपनी बात से पलट नहीं सकते। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर ये चीजें जैसे, अगर स्टॉपेल का जो प्रिंसिपल तभी अप्लाई होता है जब एक पार्टी उस पर बिलीव करती है। जैसे मान लो यहाँ पे जैसे प्रॉपर्टी वाली बात थी, वहां पे उसने ए ने कहा कि वो प्रॉपर्टी मेरी है, आप खरीद लीजिए, लेकिन प्रॉपर्टी उसकी थी नहीं, प्रॉपर्टी उसके पिताजी की थी। तो ए को पता था, बी को नहीं पता था। लेकिन अगर वहां ये चीजें दोनों को पता होती हैं, ए को भी पता था कि प्रॉपर्टी ए की नहीं है, बी को भी पता था बी की प्रॉपर्टी नहीं है, फिर भी वो ऐसा काम करता है स्टॉपेल को अप्लाई करने के लिए। तो जहां दोनों पार्टी इस चीज को जानती हैं कि जो वहां पे उसका इंटेंशन कॉज कर रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल अप्लाई नहीं होगा। इस चीज बहुत बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका फॉर्मूला देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जब कंपनी इसको मना करती है तो इसको डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल इसको रोक देगा। अगर आपने वादा किया था तो आपको पे करना पड़ेगा, आपको प्रमोशन करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा आपको, बाकी तो इसको पढ़ना पढ़ लीजिएगा, कोई ज्यादा खास उसमें लिखा नहीं है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, दोनों के खिलाफ कोर्ट में केस चल रहा था किसी प्रॉपर्टी को लेकर के। ये क्या होगा, केस को जीत गया, ये हो गया डिग्री होल्डर, ये हो गया जजमेंट डेटर। आपको पता है जो केस हार जाता है सिविल केस में उसको बोलते हैं जजमेंट डेटर, जो जीत जाता है उसको बोलते हैं डिग्री होल्डर। ए डिग्री होल्डर है और बी जो है जजमेंट डेटर है। अब एग्जीक्यूशन के लिए, क्योंकि जीतने के बाद एक एग्जीक्यूशन का प्रोसेस होता है, उसको अप्लाई करना पड़ता है कोर्ट में, फिर से एप्लीकेशन देनी पड़ती है, तो बाद में एग्जीक्यूशन का प्रोसेस शुरू होता है। मान लीजिए प्रॉपर्टी इसके पोजीशन में थी, टाइटल इसके पास था, केस ये जीत गया। अब उसके बाद जब इसने कोर्ट में केस किया, ए ने नहीं माफ करिए, केस नहीं, उसने एप्लीकेशन दिया एग्जीक्यूशन के लिए। उसने कहा कि बी एक शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर लीजिए और जो भी सिक्योरिटी की परमिशन, जो भी अथॉरिटी की परमिशन लेना है वो परमिशन ले लीजिए और इसकी प्रॉपर्टी को आप अटैच कर लीजिए। अब वो
कोर्ट ने उस पर बिलीव किया, बिलीव करने के बाद एक अथॉरिटी उसने गठित की कमीशन के द्वारा, उसकी जो है प्रॉपर्टी को उसने अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब जब सेलिंग का प्रोसेस हुआ तो आपको पता है शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उत्तर प्रदेश में कलेक्टर की परमिशन लेनी होती है। अगर चूंकि कलेक्टर वहां पे देखिएगा कि क्यों बेचना चाह रहा है, अगर उसको रिजनेबल लगेगा तब वो परमिट करेगा जो है शेड्यूल कास्ट की प्रॉपर्टी को बेचने के लिए। अब बाद में ये जाके पलट नहीं सकता कि ये शेड्यूल कास्ट नहीं है, बाद में ये नहीं बोल सकता कि यहाँ परमिशन की जरूरत नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं, इसकी प्रॉपर्टी को बेच दीजिए। तब यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपेल इस पे लग जाएगा कि आप अब ऐसा नहीं कर सकते, कोई शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति नहीं है। तो आशा करता हूँ ओवरऑल आपको डॉक्ट्रिन ऑफ इस्टॉपेल समझ में आया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन है वीडियो से रिलेटेड या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।